इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सर्कुलर मोशन के आपके डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल है, जैसे रोटेटिंग फैन हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, स्पिनिंग व्हील हो गया, टरबाइन हो गया, और साथ ही साथ आपने ऐसा अपनी लाइफ में एक बार तो ऐसा कोई झूला लिया ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में किसी भी एक फिक्स पॉइंट के राउंड मोशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस फिक्स पॉइंट के राउंड, ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर वो P2 क्यू जा रहा है, ठीक है, ये डॉटेड पाथ क्या दिखा रहा है कि वो पार्टिकल का पाथ कैसा है। ठीक है, ये पूरा पाथ की आपको बता रहा है कि पाथ कैसा है उस सर्कुलर मोशन के दौरान। अगर कोई पार्टिकल P2Q किसी स्मॉल इंटरवल dt टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम dt में वो कितना एंगल कवर करता है, तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर फॉर्म में पढ़ते हैं चीजें। तो फिर एंगुलर टर्म्स में क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डी थीटा या डेल्टा थीटा बोलूँ यहाँ। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यूरिंग P2Q। ठीक है, इन द स्मॉल इंटरवल dt। तो अब आप देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है सर्कुलर मोशन के दौरान, तब उसका किस रेट से चेंज होगा। अब देखो, जैसे कि P2Q जाएगा, Q से आगे ट्रेवर्स करेगा, इस पॉइंट पे जाएगा, फिर आगे इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से मान लो मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो हम बताएंगे किस रेट से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो उस रेट को आपको बताने के लिए यहाँ पे एक टर्म आती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा से बताते हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुई आपकी, वो किस रेट से चेंज कर रही है, वही आपको एंगुलर वेलोसिटी बताती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते थे, जैसे लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के दौरान जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वो हम इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखो कि अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये प्लेन ऑफ मोशन हुआ। ठीक है, ये उसका प्लेन ऑफ मोशन हुआ। अब इस प्लेन ऑफ मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या हुई, लीनियर वेलोसिटी एक टेंजेंट होगी, किसी भी एक पॉइंट पे इसकी पोजीशन ये है। ठीक है, और जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो टेंजेंट होगा वो उसका बताएगा लीनियर वेलोसिटी। ये क्या हुआ, उसका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब लीनियर वेलोसिटी, अब एक साथ में एक उसकी टर्म्स आती है, जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं, एक रेडियल टर्म्स आती है कि रेडियल डायरेक्शन क्या होता है। रेडियल डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि रेडियल डायरेक्शन उस सेंटर से, जो एक फिक्स सेंटर होगा, और उस फिक्स सेंटर से जो रेडियस मिलाएंगे, मतलब जहाँ पे आपका मोशन है पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे, ये हुआ रेडियस, उसी रेडियस की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम रेडियल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और ये रेडियल डायरेक्शन, ये तो परपेंडिकुलर हुए, और अब इस मोशन के दौरान एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये रेडियस खींचा जाता है रेडियल डायरेक्शन में, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, ये आपका क्या है, 90 डिग्री सबस्टेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ओमेगा वेक्टर। क्लियर, तो अब आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर और आर वेक्टर, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इन सर्कुलर मोशन में आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक जो रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन,
आपको वो रिमेंबर करना है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये आपको राइट हैंड थंब रूल से वन करना है, ठीक है। ये आपको अप्लाई करते वक्त राइट हैंड रूल लगाना है आपको, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते, इन दोनों का ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो आपको ऑर्डर हमेशा यही रखना है कि ओमेगा क्रॉस r। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, v इक्वल टू r ओमेगा याद रख लेते हैं, तो उनको अगर जब वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो वही r इसके बीच में क्रॉस लगा देते हैं, r क्रॉस ओमेगा। हालांकि r क्रॉस ओमेगा नहीं है, इसका करेक्ट फॉर्म है कि ओमेगा क्रॉस r। क्लियर, इस पिक्चर से आपको क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा v और r तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि v परपेंडिकुलर ओमेगा परपेंडिकुलर r, दैट मींस दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 लिखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब ओमेगा को देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि ओमेगा को लिखा कैसे जाएगा। ओमेगा को v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। एक्चुअली पीछे हमने देखा था v इक्वल टू ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे v कौन सा कंपोनेंट होगा, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अगर देखो पिछली स्लाइड में क्या आ रहा था कि ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, इस फिक्स पॉइंट से हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, तो इस फिक्स पॉइंट के लाइन को ज्वाइन करते वक्त ये जो परपेंडिकुलर बना है कंपोनेंट, हमने उस वेक्टर को कंसीडर करना है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, वही आपका यहाँ पे v आएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर में लिखते वक्त मतलब आपको जो उसका ये वाला फॉर्म लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका v परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा जाता है। तो ओमेगा को कैसे लिखा जाएगा, ओमेगा को v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। बस आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग v परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर हुआ। अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, कोई एक कर्व ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है, कोई कर्व के वो मोशन को मतलब इस इन फॉर्म ऑफ कर्व इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हुआ, ये वाला कुछ इस तरीके से उसका मोशन हो रहा है। अब इस मोशन के दौरान ये हम सेंटर को, अब ये ओ हम सेंटर हो गया, ठीक है। अब हम बताना है कि इस सेंटर के अकॉर्डिंग उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी। अब बता रहे थे कि किसी पॉइंट P पे जब वो एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है, ए पार्टिकल P इज मूविंग विद स्पीड v अलोंग ए कर्व एंड ऑब्जर्वर इज लोकेटेड एट O। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर लोकेट है, वो इस पार्टिकल को देख रहा है, ठीक है, मोशन करते वक्त। तो अब देखते हैं कि एंगल जो अल्फा के एक एंगल बन रहा है वो किसके एंगल के बीच में बन रहा है, एंगल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओपी एंड वेलोसिटी। ओपी ठीक है, ये ओपी इस पी पॉइंट पे पार्टिकल है, इस इंस्टेंट पे हमने इस ऑब्जर्वर का यहाँ से जोड़ दिया, लाइन ज्वाइनिंग कर दी, और इसकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो इस केस में हमें ओमेगा बताना है कि ओमेगा क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, अब हालांकि ये सर्कुलर मोशन का पूरा एक उसने पाथ शो कर दिया, एक हल्का सा सजमेंट शो कर दिया कि ये यहाँ पे सजमेंट उसका मोशन हो रहा है, तो आपको सेंटर भी दे दिया। अब आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल किसी जो कि एक पी पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पे है। तो आपको कैसे बताना होगा, आपको बताना होगा, देखो ओमेगा क्या है आपका, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, v परपेंडिकुलर दैट मींस लाइन ज्वाइनिंग करना है, सेंटर से लाइन ज्वाइन किया, इस लाइन के मतलब ओपी लाइन के आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, आपको दिया गया है ये वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है। अब आपको अल्फा भी दे रखा है, तो आपके पास ये, अगर आपको इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो v वेक्टर है ये v कोस अल्फा लिखा जाएगा, और इसका ये कंपोनेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा जाएगा v साइन अल्फा, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा ओपी लाइन के साथ। यही आपको v साइन अल्फा v परपेंडिकुलर यहाँ पे लेना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करते वक्त। तो आपका क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये लाइन ज्वाइनिंग, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लिखना था ना आपको। लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, सेंटर से O टू P,
तो लेंथ ऑफ ओपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर है ऑब्जर्वर कहां पे आपका ओ पे। एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ओमेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगुलर वेलोसिटी से जुड़ी बातों को इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको कह रखे कि स्पॉटलाइट एस है। ठीक है, स्पॉटलाइट एस है और वो रोटेट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस एंगुलर किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जो कि आपको दिया गया 0.1 रेडियन पर सेकंड। द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स अलोंग द वॉल एट ए डिस्टेंस 3 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टॉर्च रखी गई है, स्पॉटलाइट आप टॉर्च कह सकते हैं। उस टॉर्च को इस पूरे प्लेन में घुमाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये कोई टॉर्च है, ये टॉर्च रखी हुई है मैंने ऐसे। ठीक है, उसकी लाइट यहां पे आ रही है ऐसे। ठीक है, लाइट सीधी, आपको पता है लाइट से सीधी जाएंगी ऐसे। तो वो टॉर्च के सामने एक वॉल है 3 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर हुआ। 3 मीटर डिस्टेंस पे एक वॉल है। तो अब बता रहे हैं कि उसको रोटेशन कराते वक्त जब 3 मीटर वॉल की दूरी पे एक पॉइंट पी पे जब टॉर्च पड़ती है जो कि एंगल बना रही है इसके साथ थीटा, तो उस पी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पॉट क्या होगी। ठीक है, थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर हुआ कि इस टॉर्च को एक स्पॉटलाइट है उसको हम रोटेशन करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सामने एक वॉल पड़ी है 3 मीटर पे और एक किसी एंगल किसी स्टैंड पे जो थीटा ये जो बन रहा है आपका 45 डिग्री बन रहा है। तो इस पी पॉइंट पे उस लाइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये वी बताना है आपको क्या होगा। तो आपको कैसे बताएंगे। एक्चुअल सिचुएशन आपको समझ आई ना। ये देखो सिचुएशन ये है कि पूरा ये रोटेशन हो रहा है ओमेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, v इक्वल टू ओमेगा आर। सिंपल है ना। आपको एक्चुअली यहाँ पर सेंटर, यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर है फिक्स जो सेंटर होता है ना, यहाँ पे पीछे हम ओ पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये ओ का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइन ऑफ सजमेंट क्या होगा आपका, ओ से आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पी पे ये क्या है पी, ओ से पी को मिलाना है। ये क्या हुआ लेंथ ऑफ लाइन सजमेंट। क्लियर हुआ। ओमेगा हुआ तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। दैट मींस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हुआ डी, वही आपने यहाँ पे लिखा है ना। तो वी परपेंडिकुलर क्या होगा, वी परपेंडिकुलर एक्चुअली आपको ये वी परपेंडिकुलर क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये 90 डिग्री वाला, ये वाला कंपोनेंट चाहिए आपको। ठीक है, जो क्या होगा वी कोस 45 डिग्री। तो वी कोस वी परपेंडिकुलर क्या होगा आपका वी कोस 45 डिग्री। वी कोस 45 डिग्री क्या हुआ वी नो वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू हुई आपकी 1/√2। तो आपके पास वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया वी बाय अंडर रूट 2। क्लियर हुआ ये। तो ये आपको यहाँ पे वी बाय अंडर रूट 2 पुटअप कर दिया डिवाइडेड बाय डी। ये ओपी लेंथ क्या होगी, एक्चुअली आपको सेंड मतलब यहाँ पर इस पॉइंट से वॉल की डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है और आपको ये 45 डिग्री दे रखा है। तो आपके पास डी क्या आ जाएगा, अगर ये देखो ये वाला हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल है ना, ये साइड क्या होगी, ये 3 मीटर दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो आपके पास डी क्या आ जाएगी 3/√2। क्लियर हुआ। तो ये वी अंडर रूट, ये हमने वी परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया और हमने ये डी भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से v इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्पॉटलाइट की जो टार्च यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे टॉर्च की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये v जो हमने कैलकुलेट किया v की वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, इस फिगर से आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब एक्चुअली वेलोसिटी आपको पास पता है सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज।
तो dv/dt जब कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो कि v वेक्टर में दो क्वांटिटीज हैं, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा भी है r भी है। तो जब डेरिवेटिव करते वक्त इन दोनों का 1/1 डेरिवेटिव होगा तो एक बार आपका कुछ इस तरीके से ओमेगा पे डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस में एक बार दूसरी बार आपका r पे डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास ये दो क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है। तो आपके पास ये d ओमेगा/2 एक्चुअली ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा हुआ ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो, ठीक है। क्रॉस r वेक्टर आ गया आपके पास, और साथ ही साथ ओमेगा क्रॉस ये dr/dt क्या हुआ, तो ये एक्चुअली हुआ क्या, वेलोसिटी आ रही है आपके पास। क्लियर? तो आपके पास देखो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट आ रहे हैं। दो कंपोनेंट कौन से, एक ये कंपोनेंट आ रहा है, दूसरा ये कंपोनेंट आ रहा है। तो इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरे वाले को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल या हम रेडियल कंपोनेंट। तो ये टेंजेंशियल और रेडियल दो कंपोनेंट मिलके टोटल एक्सेलरेशन बनाते हैं सर्कुलर मोशन में। क्लियर हुआ? तो अब देखो एक्चुअली जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया आपका अल्फा क्रॉस r, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन, और सेकंड जो कंपोनेंट आया इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो नेट एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट से हम पढ़ते हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल। अब आपको पता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स अगर आपको नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर मैग्नीट्यूड लिखते वक्त आपको इसका क्या करना है, ये देखो अगर ए वेक्टर है उसको मैं AT प्लस में AC लिख रहा हूं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनको मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकता हूं, दिस मैग्नीट्यूड प्लस का होल स्क्वायर प्लस दिस मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का होल का अंडर रूट। तो आपके पास ये चीज आ जाती है। इस बस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। अब आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है कि dv/dt, दैट मींस इस वेलोसिटी वेक्टर में जो टेंजेंट कंपोनेंट है इसमें क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। दैट मींस अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव हो सकता है, डी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, और इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकती है। क्लियर? इतना बात आपको ध्यान रखना है। और एक्सेलरेशन ये किसकी डायरेक्शन हुई, टेंजेंशियल की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो इस डायरेक्शन में होता है, सेंट्रीपिटल, सेंटर की टुवार्ड्स। क्लियर? और ये दोनों आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने पढ़ना है कि अल्फा क्रॉस r, ठीक है, इस डायरेक्शन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर लिया इस फिगर की हेल्प से। ठीक है, अब आपको पता है कि v में जो ओमेगा क्रॉस आता है r आता है, ठीक है। अब ओमेगा और r, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा है डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अल्फा और ओमेगा आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फॉर्म देखना है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म देखते वक्त आपको इतना बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि होता क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मतलब जो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है उसका रेट ऑफ चेंज है। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हुआ, dv/dt। अब आपको पता है v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को r ओमेगा लिख सकता हूँ सर्कुलर मोशन में। तो आपको जब यहाँ पे v को r ओमेगा रखेंगे, r तो आपका फिक्स है रेडियस, तो आपका ओमेगा बाहर आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ d ओमेगा/dt हो गया। क्लियर? अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt भी लिख सकता हूं मैं इसको मैं r अल्फा भी लिख सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, दैट इज मतलब
वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। ये आपका जो dv/dt आता है यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। सेकंड आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। होता क्या ये, एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपको सर्कुलर मोशन में मदद करता है। किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन मूव कराना है, कोई भी एक आपको फोर्स चाहिए होगा, तो वो फोर्स आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वही फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही वजह से आता है। पहले अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी हमने पीछे पढ़ा कि ओमेगा क्रॉस वी होता है, अब v को ओमेगा क्रॉस वी आर भी लिख सकता हूं, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्म आई ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस आ गई। ठीक है, तो ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब आपको ध्यान में बताना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी वो क्या होगी, डायरेक्शन। अब आप सपोज करते हैं कि आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर कुछ इस तरीके से, आर की अगर आप मान लो कि आई कैप है और ओमेगा की मान लो आप जे कैप है। ठीक है, ठीक है, ये तो पता ही आपको ओमेगा क्या होता है, प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों की डायरेक्शन पता है, रेडियस की। अब आपको आर वेक्टर और ओमेगा की पता है, तो आपको एसी की पता करनी है, तो आपको एक बार सपोज कर लो आई आर की डायरेक्शन आई, ओमेगा की डायरेक्शन जे, उसकी हेल्प से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगी। तो देखो ओमेगा की डायरेक्शन जे कैप लिख दो यूनिट वेक्टर, तो ओमेगा की जे कैप, आर की जगह आई कैप। क्लियर, मैंने ये तीन की डायरेक्शन पुट अप कर दी, इनको सोल्व किया, जे क्रॉस आई क्या हुआ माइनस के कैप, और जे क्रॉस माइनस के कैप क्या हुआ माइनस आई कैप। तो आपको पता चला माइनस आई कैप, दैट मीन्स ये डायरेक्शन मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आ गई है। ठीक है, दैट मीन्स टुवर्ड्स दिस सेंटर मेरे पास जो मैंने पीछे आपको बताया था उसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो अब अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, ओमेगा वी। ठीक है, ओमेगा वी दैट मीन्स वी को मैं ओमेगा आर ओमेगा लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड फॉर्म आती है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या अगर मैं कहूँ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस आर कैप, रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट माइनस आर कैप। ठीक है, तो देखो अभी आपने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होती हैं, क्या होगी, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। अब आपके पास अगर सर्कुलर मोशन में मेरे को नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो इन दोनों एक्सेलरेशन को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल दैट प्लस में टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल को मैं रेडियल भी बोलता हूं, है ना, इसका दूसरा नाम है, और ये होगी आपके पास टेंजेंशियल। इन दोनों की हेल्प से मैं नेट एक्सेलरेशन, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो इनका इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो गया, ए आर स्क्वायर प्लस में ए टी स्क्वायर का अंडर रूट। मुझे ये पता है कि ए आर क्या है, ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर आर, या मैं ये फॉर्म कोई भी उठा लो आप, मैं एक बार ये उठा लेता हूँ। ए टी क्या होता है, ए टी मुझे पता है dv/dt होता है। ठीक है, क्योंकि ये पीछे मैंने पढ़ा था ना, तो अगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, ये होगी, ये आपको फॉर्म ध्यान में रखनी है। सेकंड, अभी हम बात करते हैं एक पार्टिकल, एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं टेंजेंशियल, और जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि पार्टिकल का मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट ए स्पीड गिवन बाय v इक्वल टू 40, वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड एंड t इज इन सेकंड्स। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसी t इक्वल टू 1 सेकंड पे बताना है आपको, टोटल एक्सेलरेशन बताना है। सिचुएशन ऐसी है कि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कि एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे आपने पढ़ा है dv/dt, और ये क्या होता है, स्पीड होती है। ठीक है, अब स्पीड की आपको ये दे रखा है 40 दे रखा है आपको, अब 40 का ही आपको डेरिवेटिव कर देना है, क्या होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पे है तो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया आपके पास टाइम। अगर देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई टी की फॉर्म बचती तो आप यहाँ पे ये t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पुट अप कर देते हैं, अब यहाँ पे t बचा ही नहीं,
टी डेरिवेटिव से कैंसिल हो गया ना, डेरिवेटिव करते वक्त वो गायब हो गया। अब सेंट्रीपिटल टोटल एक्सेलरेशन, ये तो हमारा पार्ट सोल्व हो गया, क्लियर, जो आके आपके पास आंसर आ गया। ये टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मेरे पास सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों की हेल्प से टोटल एक्सेलरेशन मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे पता है कि क्या होती है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब v क्या है? v मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, v मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या आया, v स्क्वायर बाय r। r क्या है? यहाँ पे रेडियस है, रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, r भी पुटअप कर दिया आपने 2 सेंटीमीटर। 4 क्या है? टी सी टाइम है ना, टाइम 1 सेकंड पे, तो टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड दे रखा है ना आपको, तो स्पीड टाइम t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी, 4t को मैंने अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना है तो t इक्वल टू 1 यहाँ पुटअप कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने 4 पुटअप कर दिया, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे पास 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से मैं नेट एक्सेलरेशन में कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी मैंने वैल्यू पुटअप कर दी, मेरे पास नेट आंसर आ गया ये। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आप चलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए कांस्टेंट स्पीड विद अ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, द मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होती है, कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होता। रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो एटी, हम जो टेंजेंशियल कंपोनेंट पढ़ते हैं डीवी बाई डी टी, तो v कांस्टेंट हो गया, दैट मींस dv बाई dt जीरो आ गया। तो यहाँ पे पढ़ोगे आप एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास जीरो आता है। आगे हम पढ़ते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन a resultant non-zero force acts on a particle. The acceleration is due to the change in direction of the velocity vector. अब यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं एग्जिस्ट कर रही, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता, ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सिर्फ वेक्टर चेंज करता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखने की है। वेलोसिटी वेक्टर दैट मीन डायरेक्शन चेंज करती है वेलोसिटी की, उस वजह से हमारे पास एक एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करती है, उस वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, ये भी आपको मैंने बताया, क्लियर हो गया ये। The acceleration of the particle is towards the center and its magnitude is v square by r। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन की वो क्या होती है, a सेंट्रीपिटल प्लस में a टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल तो वाली पार्ट तो हो गया जीरो, अब सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला पार्ट रह गया, तो सेंट्रीपिटल वाला पार्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ उसमें v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r वाला पार्ट आएगा। क्लियर हो गया ये चीज आपको। यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद रखने की, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी कांस्टेंट होता है, दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है ना, तो वही आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करती है, उसी वजह से आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने के लिए वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहिए या एक डायरेक्शन, दोनों में से एक चीज तो वेरी करना चाहिए ना। और दूसरा, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस, वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने की बात आती है तो आपको कैसे लिखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, वी यहाँ पे कांस्टेंट हुआ तो दैट मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ। किसी भी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की लिखनी है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा का वेक्टर होता है वो होता है कांस्टेंट, बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट्स, ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा वेक्टर है वो भी आपका कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये आपको मैंने बताई दी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो अल्फा क्या होता है, यूनिफॉर्म अल्फा क्या होता है आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि आपके पास क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, है ना। एक्चुअली मैं इसको अल्फा को मैं क्या लिखता हूँ, अल्फा को मैं लिखता हूँ 80 बाय r, टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r।
अगर यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो गया दैट मीन्स अल्फा 0। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, जो कि टेंजेंशियल का से रिलेटेड है, वो क्योंकि टेंजेंशियल 0 है तो अल्फा भी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। क्लियर हो रही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो पीछे अगर मैंने बात की है ना यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, नेट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे अल्फा जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि ओमेगा से जुड़ी एक क्वांटिटी है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया दैट मीन्स अल्फा भी 0 हो गया। अब ए जो मैंने यहाँ पे पीछे जो मैंने आपको बता रहा हूं ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला पार्ट आएगा। ठीक है, दो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं दैट मीन्स मैं क्या बता रहा हूं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल वाले का सिर्फ रोल रहेगा, उसमें टेंजेंशियल वाला जो प्लस वाला पार्ट आता था वो हो गया 0, सिर्फ यही वाला रोल रह गया सेंट्रीपिटल वाले का। और सेंट्रीपिटल वाले को मैं ओमेगा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ और वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ। ये वी कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स अल्फा कॉन्स्टेंट, ये तो सब चीजें पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है, और डायरेक्शन चेंज कर रही है दैट मीन्स वेक्टर भी चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन वाला, इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है। क्लियर हो रही है बात। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, मैंने आपको बताया ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स द सेंटर, ये ए सी रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट। उसी वजह से आपके पास किसी एक पार्टिकल जो मास m का है सेंट्रीपिटल मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, मास m का है, उसकी वजह से आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस m मास के पार्टिकल पे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या वर्क डन करेगा वो आपको बताना है। हमें पता है कि सर्कुलर मोशन करते वक्त मान लो अगर सर्कुलर मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये किसी पॉइंट पे v वेलोसिटी की मतलब ये स्पीड के डायरेक्शन ये है, तो आपको वर्क डन कैसे लिखना है, वर्क डन होगा, वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट होता है ना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे टोटल जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स सिर्फ सेंट्रीपिटल की वजह से है, तो सेंट्रीपिटल वाला पार्ट आ गया। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस वेक्टर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ इसी डायरेक्शन में हो रही है ना जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो आपको पता चला कि ये एफ सी पी और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको जब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते वक्त cos 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कोई भी वर्क डन नहीं करता पार्टिकल पे। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और साथ ही आप अगर पावर पढ़ना चाहते हैं, इससे जुड़ी क्वांटिटी पावर होती है जिसको हम वर्क बाय टाइम बोलते हैं। वर्क अगर 0 है तो उसका पावर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना पावर उसका लगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो पावर भी 0 हुआ। तो उसने कोई भी वर्क डन नहीं किया और उससे कोई भी पावर डिलीवर नहीं हुई। ठीक है, कोई भी पावर डिलीवर नहीं हुई या कोई पावर उसने सर्कुलर मोशन में मतलब कोई स्पेंड हुई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करनी है, तो इसको इसमें पार्टिकल क्या होगा, वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, और मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ऐसे में देखो पीछे सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था एक्सेलरेशन का, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल वाला पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। दे बोथ विल एग्जिस्ट ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रीपिटल वाला पार्ट होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी था। लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी टेंजेंशियल वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगी जो कि चेंज इन स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द चेंज ऑफ स्पीड। ये चेंज ऑफ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए। तो दैट मीन्स ये दोनों सर्कुलर मोशन में रोल प्ले करेंगे। अब और आपका उसकी स्पीड वेरिएबल होगी। वेरिएबल क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये आपका पार्ट कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि आपका एग्जांपल अगर बताया जाए
तो सर्कुलर, अगर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है ना, तो ये आपको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, वो भी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन जो होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वहां पे आपकी स्पीड वेरी करती है। ठीक है, अब इसी से जुड़ी कुछ हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, ओमेगा कैसे लिखा जाएगा, वी बाय आर, ये तो हमें पहले भी था। अब यहाँ पे अल्फा, अल्फा यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और टेंजेंशियल वाला पार्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सेंट्रीपिटल वाला पार्ट वैसे ही लिखा जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म, लेकिन टोटल नेट एक्सेलरेशन जो लिखी जाएगी वो उसमें दोनों रोल प्ले करेंगे, टेंजेंशियल वाला भी करेगा और सेंट्रीपिटल वाला भी करेगा। और इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, जो कि मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको देखना है कि जो टोटल फोर्स होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो आपका टेंजेंशियल एज वेल एज सेंट्रीपिटल दोनों प्ले रोल करेंगे। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना चाहूँ वो मैं इसी, जैसे मैंने इसी इसकी हेल्प से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताया था, वैसे ही ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल वाला, क्योंकि ये वाला किसकी डायरेक्शन में होगा, ये वाला टेंजेंशियल की डायरेक्शन में होगा, ये वाला सेंट्रीपिटल वाले की डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुआ ना। अब वर्क डन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में पढ़ा था, अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देख लेते हैं कि क्या हमारा वर्क डन होता है। अब हमें पता है कि देखो सेंट्रीपिटल वाले पार्ट में जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये क्योंकि ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। मान लो अगर ये मोशन इस तरीके से हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका 90 डिग्री होगा सेंट्रीपिटल वाले के साथ। तो सेंट्रीपिटल वाले का पार्ट तो वर्क डन में कैलकुलेट करते वक्त जीरो हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, लेकिन टेंजेंशियल वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा, बिकॉज वो उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो ये कोस 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, वर्क डन की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टेंजेंशियल वाला और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते वक्त वर्क डन होगा पार्टिकल पे, वो कितना वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमारे पास डाटा गिवन है। लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है वर्क डन। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पावर बताना है कि वर्क बाय टाइम होती है, तो पावर आपने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वी, यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी है ना, तो आपका 0 डिग्री एफ वी आएगा। तो वर्क डन पावर क्या आ गया, एफ इंटू वी। ये एफ क्या है, टेंजेंशियल वाला। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन है आपकी ये, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे ए सी पी भी एग्जिस्ट कर रहा है और ए टी बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ए नेट अगर मैं बात करता हूं, तो ये इस नेट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में और इस वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल है थीटा का, वो टेन थीटा बताएगा आपका ये। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, ए सी पी डिवाइडेड बाई ए टी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को इस नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच की डायरेक्शन पता चल जाएगी, और आपके पास एफ सी पी, इसको आप एफ सी पी भी डिवाइड बाई टेंजेंशियल वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सर्कुलर मोशन में। अगर आपका अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में भी आप पढ़ते हैं ना, ऐसे कुछ सिमिलर रिजल्ट वैसे ही आप यहाँ पे भी पढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो आप देख ले कैसे होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करती रहती है। बस यही डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मान लो देखो एक मैन है, उसने एक स्ट्रिंग से कुछ एक पत्थर अटैच कर रखा है,
तो अब उसको हवा में घुमा रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो पत्थर है, कोई अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं इसके टेंशन को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो टी कोस थीटा टी साइन थीटा, उसी तरीके से इसका ग्रेविटी की वजह से एम जी नीचे लग रहा है। अब देखो टी साइन थीटा किस तरीके से बैलेंस होगा, वो एम वी स्क्वायर बाय आर से, क्लियर। तो अगर मैं देखो लिखना चाहूँ तो इसका रेडियल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट बैलेंस करना चाहूँ, तो देखो टी कोस थीटा इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टी कोस थीटा डिवाइड बाय एम जी, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है ना पार्टिकल अपना एक प्लेन को मेंटेन रख रहा है, तो ऊपर वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, नेट फोर्स जीरो, दैट मीन टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। उसी तरीके से टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, अगर दोनों में डिवाइड करता हूं तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता है, ठीक है। तो v को अगर मैं लिखना चाहूँ, v को मैं आर जी टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी बतानी है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो वो क्या होगी, v इक्वल टू आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे बतानी है आपको वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखो ए ये वाला आया ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये थीटा जो बनाएगा ना यहाँ पे, थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, टेन थीटा में आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। आर आपको पता होना चाहिए, आर क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से ये आर, और जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। अब ये टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो थीटा यहाँ पे कैन नेवर बी जी पाई बाय टू। अब थीटा यहाँ पे पाई बाय टू नहीं हो सकता, मतलब थीटा यहाँ पे यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मैन यहाँ पे खड़ा है, थीटा यहाँ पे पाई बाय टू, समझ रहे हैं, बिकॉज ऐसा होने के लिए टेन थीटा जो होगा ना वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब वहां पे वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि डाइवर्ज होने के लिए ये भी तो इन्फिनिटी होना चाहिए, डाइवर्ज दैट मींस ये गो टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा पाई बाय टू जब पुटअप करता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भी मेरी स्पीड मेरी इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। बस ये कुछ बात ही इससे रिलेटेड। और अगर मैं टेंशन बताना चाहूँ कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, तो मैं आपको देखो इन दोनों की हेल्प से स्क्वायर और ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और आपके पास कैलकुलेट होके आपके पास टेंशन आएगी स्ट्रिंग में ये, ठीक है। ये आपके पास स्पीड रही, ये आपके पास रेडियस, ये मास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपके पास टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में।